हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप फुल ऑफ एनर्जी होंगे और पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे और बहुत अच्छे से अपने दिनों को मैनेज करके चल रहे होंगे। और अगर कोई डिमोटिवेशन का कोई रास्ता आपको जरिए आपको दिख भी रहा है, चाहे कितने भी दिख रहे हों, तो उनके अगेंस्ट एक अपना जो रीज़न है मोटिवेटेड रहने का, उसको ला करके खड़ा कीजिए, जो कितने भी डिमोटिवेशन के रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर पाए और आपकी जर्नी को और बेहतर डे बाय डे बनाता रहे। मैं तो आपके साथ हूँ ही आपकी इस जर्नी में। जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूँ। एटलीस्ट मैं आपकी R&D के अंदर थोड़ी सी जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि आपका टाइम इधर उधर वेस्ट ना हो। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए, लेट नहीं करते हैं, डिले नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। इस दौरान अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो बीच में पॉज करके रिवाइंड करके, ये चीज़ें तो नॉर्मल सी बेसिक सी बात है, आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप जो PDF है इस क्लास की वहाँ से डाउनलोड कर सकें और रिवाइज कर सकें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप दोबारा दोबारा दोहराओगे नहीं तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको। और जमा एंड टाइम पर शुगर के कहूँ, छोड़ दो, रहने दो। चलो, पहली न्यूज़ देखते हैं। गोगाबिल लेक जो कि बिहार के अंदर है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। रामसर साइट क्या होती हैं? जो रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर जो एक कन्वेंशन जो बनी थी, जो वेटलैंड ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके तहत जो काफ़ी सारी लेक्स हैं, वेटलैंड एरिया है, उनको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। तो इस लिस्ट में, इस कड़ी में भारत की जो है गोगाबिल लेक जो बिहार के अंदर है उसको भी जोड़ लिया गया। इसी के साथ लगभग 80 से ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया के अंदर हो गई हैं। और देखा जाए तो ये कहाँ लाई करती है? ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक की बात करें तो क्या होती है ऑक्सबो लेक? जैसे रिवर की ये मिएंडरिंग है, ठीक है, और जब वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होता है रिवर के अंदर तो इन जो मिएंडर का जो एरिया है इसके ऊपर जब फोर्स लगता है तो फर्दर ये आगे रॉक कटिंग की वजह से या जो भी सॉयल कटिंग की वजह से अपना पार्ट थोड़ा है और वाइड कर लेती है रिवर्स, ठीक है। और फिर जब रेनी सीजन चला जाता है या वॉल्यूम कम होता है रिवर के अंदर, वो अपने जो मेन पाथ है उसका उसमें आ जाती है, लेकिन जो पानी जो है वहाँ ठहर जाता है, जो उसका अडोप्टेड जो पाथ था कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ जो लेक बन जाती है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये एक ऑक्सबो लेक है, गोगाबिल, और ये लाई करती है महानंदा जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ ईस्ट में, और रिवर गंगा जो कि साउथ में, साउथ और महानंदा के बीच में ये लाई करती है। इसके बाद अगर बात करें तो इससे पहले इसके पास जो स्टेटस था वो कम्युनिटी रिजर्व का स्टेटस था। बिहार की पहली कम्युनिटी रिजर्व के रूप में गोगाबिल लेक को देखा जाता था, जिससे कि जो वेटलैंड एरिया है उनके अंदर उनको प्रिजर्व करने में कम्युनिटी का क्या योगदान हो सकता है, ये साफ सा क्लियर सा एग्जांपल हमें देखने को मिलता था। आज भी यहाँ जो फेस्टिवल काफ़ी इसके बैंक्स के मतलब किनारों के आसपास काफ़ी फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हुए वहाँ पे लोग दिख जाएंगे। रिसेंटली जैसे छठ पूजा हुई है तो छठ पूजा में भी जो है काफ़ी भीड़ वहाँ देखने को मिली। और रामसर प्रिंसिपल के अंदर इसको एक वाइज यूज़ के तरीके से देखा जाता है। वैसे तो देखिए, आप बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि एक तरफ तो आप रामसर साइट बोल रहे हो कि इतनी इम्पोर्टेंस है इस वेटलैंड एरिया की, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो है अपना साजो सामान लेके किसी फेस्टिवल के ऊपर और उसको पोल्यूट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन एक वाइज यूज़ के अंदर जो है रामसर प्रिंसिपल के अंदर एक
जो एक प्रिंसिपल है वाइज यूज का, उसके तहत आप कंट्रोल्ड वे में एक तरीके से अपने फेस्टिवल को इन रिवर्स के ऊपर या लेक्स के ऊपर जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए, बात ये मैंने आपको बता दी थी कि ईरान के अंदर जो रामसर जगह है वहाँ कन्वेंशन ये साइन हुई थी 1971 के अंदर, और ये ग्लोबल ट्रीटी है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, जो कि एक सस्टेनेबल यूज़ को और वेटलैंड प्रोटेक्शन को प्रमोट करती है। और ये भी मैंने बता दिया कि 2025 में गोगाबिल लेक के इंक्लूजन के साथ ही इंडिया में मोर देन 80 रामसर साइट जो हैं बन गई हैं भाई। अब बात करें कुछ बेसिक जीके की बिहार के बारे में, तो कैपिटल पटना है इसकी, चीफ मिनिस्टर वहाँ के नीतीश कुमार हैं, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, और उसके अलावा उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी भाई। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड जो है गुवाहाटी के अंदर काफ़ी लोगों को दिया है, काफ़ी जो एमिनेंट पर्सनैलिटी उनको दिया है। ये अवार्ड दरअसल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर भूपेन हजारिका साहब थे, एक म्यूजिशियन थे, पोएट थे, उनके नाम पे रखा गया है, और ऐसी पर्सनैलिटी को दिया जाता है जो इन फील्ड्स के अंदर, पोएट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर, म्यूजिक के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हों। तो आइए देखते हैं ये अवार्ड किनको मिला है। अवार्ड रेसिपिएंट्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। येसे दोरजी दोंगशी अरुणाचल प्रदेश से हैं, जिन्होंने एक राइटिंग को ब्लेंड किया है इंडिजिनस, जो अपनी देसी स्टोरी टेलिंग जो स्ट्रेटजी उसको मॉडर्न थीम्स के साथ जोड़ के, ठीक है, उस बेस पे येसे दोरजी दोंगशी को अवार्ड मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। लाइशराम मीमा जो कि मणिपुर से हैं, इनको प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर जो कि मणिपुरी लैंग्वेज के अंदर प्रिजर्व है उसके लिए मिला है। रजनी बासुमतरी असम से जो हैं वो एक एक्ट्रेस और फिल्म मेकर हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हैं रूरल नरेटिव्स के अंदर, ठीक है, उसके लिए अवार्ड मिला है। LR सेलो मिजोरम से हैं, जो कि राइटर और ट्रांसलेटर हैं, मिजो लिटरेचर को प्रमोट करते हैं। डॉक्टर सूर्या कांता हजारिका जो कि असम से ही हैं, एक स्कॉलर और कल्चरल हिस्टोरियन हैं, उनको असम के लिटरेरी इवोल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए अवार्ड मिला है। और प्रोफेसर डेविड R शेरमली मेघालय से हैं, ये पहले UPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं और एक हिस्टोरियन हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनकी हिस्ट्री और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ हम देख के चलते हैं। इंडिया टू कंडक्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, इसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग आपस में शामिल होती हैं और एक दूसरे को टैक्टिक शेयर करती हैं, ठीक है, इससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। तो मैचूका जो जगह है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ नवंबर 2025 में ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है पूर्वी प्रचंड प्रहार ये होने वाली है। ये एक तरीके से फॉलो अप है किसका, एक्सरसाइज भाला प्रहार जो कि 2023 में हुई थी, और एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार जो कि 2024 में हुई थी। और ये कौन सी है, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। चाइना अचीव्स वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम टू यूरेनियम कन्वर्जन इन मोल्टन साल्ट रिएक्टर मार्किंग न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू। न्यूज़ ये है कि चाइना ने वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि थोरियम से यूरेनियम बनाने की विधि जिसने बना ली है, उसने एक रिएक्टर को इजाद किया जिसका नाम है थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर। तो इसमें जो है मोल्टन साल्ट को कूलेंट की तरीके से यूज किया जाता है और थोरियम को फर्टाइल फ्यूल की तरह, ठीक है, मतलब पहले न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए यूरेनियम चाहिए तो अब थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है इस रिएक्टर के थ्रू, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करके इसको ऑपरेट किया जाता है इस रिएक्टर को, और जो कि एक सेफ्टी फीचर्स जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसमें पानी एज ए कूलेंट नहीं चाहिए, कूलेंट की जगह कौन सा यूज होता है, मोल्टन साल्ट यूज होता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें, ये रिएक्टर उस जगह भी काम कर जाएगा जहाँ पे एरिड रीजन है, ड्राई रीजन है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।
उसके बाद देखा जाए तो न्यूक्लियर वेस्ट को भी रिड्यूस किया जाता है, और थोरियम 232 को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 233 के अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और एक सस्टेनेबल न्यूक्लियर रिएक्शन, सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन देखने को मिलती है। एक तरीके से सक्सेसफुल इन रिएक्टर ब्रीडिंग होती है U-233 की, वैलिडेट्स थोरियम्स पोटेंशियल एज ए नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल। इस कामयाबी के साथ ये देखा जाता है कि फर्दर जो आगे थोरियम, जो हमारे यहाँ भी काफ़ी सदर्न स्टेट के अंदर अबंडेंस में देखने को मिलता है, तो थोरियम आने वाले टाइम में एक बढ़िया न्यूक्लियर फ्यूल का काम कर सकता है। तो ये इंडिया के लिए भी एक मोटिवेशनल, और जो इस एस्पेक्ट में इंडिया काम कर रहा है उसको और बूस्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए उस आइडिया को ये काम हुआ है। तो हम देखें कि इंडिया इस चीज़ पे क्या काम कर रहा है। इंडिया थोरियम प्रोग्राम के अंदर पहले से काम कर रहा है। जो प्रोजेक्ट हैं इसके वो देखने के को देखें, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि बार्क द्वारा डेवलप किया गया है। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इस पे काम चल रहा है अभी। इंडियन मोल्टन साल्ट ब्रीडर रिएक्टर, इस पे भी काम चल रहा है। और इंडिया एक तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व होल्ड करता है। मेनली किस किस एरिया के अंदर? मैंने बताया था सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और झारखंड जैसे ये आप स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको जनरली पूछ भी लिया जाए कि थोरियम कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर, तो ये ज़रूरी है। और चाइना का ये इन्वेंशन और ये जो अचीवमेंट है वो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली आने वाले टाइम में। एक क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी जो है डेवलप हो सकती है आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट की अगर बात करें तो मदुरई, जो कि तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, और वो इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी के अंदर काउंट की हुई है। टॉप 10 में 7वें नंबर पे फरीदाबाद भी है हरियाणा से, और सेकंड नंबर पे लुधियाना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है, और जो इंदौर वगैरह हैं और नवी मुंबई है वो हमेशा की तरह अच्छा काम कर रही हैं, और एक तरीके से साफ सुथरी सिटीज़ बची हुई हैं। देखिए अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एक जो मिशन है उसके अंडर ये रिपोर्ट जारी होती है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। और मिनिस्ट्री कौन है जो ये जारी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मदुरई मैंने आपको बताया कि डर्टीएस्ट है, उसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची एंड बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो है, बेंगलुरु को वैसे गार्डन सिटी भी बोला जाता है, लेकिन स्टिल पिछले कुछ सालों में उसकी हालत जो है ख़राब होते जा रहे हैं। जो वेस्ट डिस्पोजल जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार तरीके से मैनेज किया जा रहा है उसको। तो दैट्स वाई बेंगलुरु की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप होती हुई दिखेगी आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि मदुरई के बाद चौथे 5वें नंबर पे बेंगलुरु ही है, ठीक है। ये जो एनुअल क्लीनिनेस असेसमेंट है ये लगभग 4000 अर्बन लोकल बॉडी को इसमें असेस किया जाता है, और अलग अलग पैरामीटर्स जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटीजन का फीडबैक चाहिए, सैनिटेशन, हाइजीन लेवल, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अपने आसपास के एरिया को कैसे साफ जो स्वस्थ रख सकते हैं, इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को स्टडी करके जो है ये सर्वेक्षण किया जाता है और रैंकिंग दी जाती है। मैंने बेंगलुरु का बता दिया कि गार्डन सिटी थी, लेकिन छोड़ी नहीं लोगों ने। उसके बाद इंदौर, सूरत और नवी मुंबई बहुत अच्छा कर रही हैं इन कॉन्ट्रास्ट जो पहले के हमने एग्जांपल देखे। एक तरीके से सुपर स्वच्छ लीग के अंदर ये काउंट किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन का काम चल रहा है, और बाकी जो नॉर्मल सिविक सेंस भी देखा जाए तो अच्छा है इस चीज़ को लेके, जो लोग हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी हुआ है। ये क्या है ये हम देखते हैं। ये 143 कंट्री को एसेस करता है, किसके बेसिस पे? जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन राइट का जो के कंपोनेंट हैं इनको देखा जाता है। और 2025 की ये रिपोर्ट दिखाती है कि ग्लोबली जो है जो कंट्रीज़ हैं, लगभग 68% कंट्रीज़ एक
सडन ड्रॉप देखने को मिलता है इनकी रैंकिंग के अंदर, जो कि अपने आप में एक विचारणीय स्थिति है। कि इसका मतलब ये है कि लगभग सभी कंट्रीज़ में एक तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से ही काम कर रही हैं, और वहाँ जो लॉ एजेंसीज हैं, इवन जो सुप्रीम कोर्ट है जैसे अपने इंडिया में हो गया या किसी और कंट्री में का जो एक चीफ कोई कोर्ट हो गया, वहाँ की बात कम सुनी जा रही है अगर इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। पब्लिशर कौन है इसके? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जो कि एक यूएस बेस्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और असेसमेंट के बेसिस क्या हैं? सर्वे होता है लगभग 1.5 लाख हाउस होल्ड का और 3,000 लीगल प्रोफेशनल्स का। बात देखा जाए तो टॉप 10 कंट्री जो अच्छा कर रही हैं इस इंडेक्स के अंदर वो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जो कि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये टॉप की कंट्रीज़ हैं जो अच्छा कर रही हैं। इसका मतलब वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है और जस्टिस को अच्छे से फॉलो किया जाता है, रूल ऑफ लॉ को अच्छे से फॉलो किया जाता है। बॉटम 10 कंट्री को देखा जाए तो 143 का सर्वे हुआ था। 143 पे आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा सबसे, मतलब बहुत सीवियर करप्शन और पॉलिटिकल रिप्रेशन यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद अफगानिस्तान, कंबोडिया, हैती और लाइकवाइज आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया आप याद रखो डेनमार्क, नॉर्वे, 2 याद रख लो। सबसे बुरे वेनेजुएला और अफगानिस्तान। फिर बात आती है अपनी, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम 86 नंबर पे हैं। हमारी रैंकिंग 2024 के मुकाबले 6 रैंकिंग हम गिर चुके हैं भाई। तो मतलब रिलेटिवली जो परफॉर्मेंस है 2024 के मुकाबले वो हमारी लो है। यूएस से 27वें नंबर पे है, ये भी 1 रैंक नीचे गिर गया 24 के मुकाबले। चाइना 4 रैंक ऊपर उठ गया है, 92 नंबर पे है। और बात करें पाकिस्तान की तो ये समहाउ वहीं नो चेंज, 24 में भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, पता नहीं कल परसों भी वैसा ही रहे। पाकिस्तान 130वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2025 ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर को। और बस इतना ही इसमें याद रखना है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब होता है, 5 नवंबर को होता है। इसके पीछे की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, कहानी ये है कि जापान के कोस्टल विलेज के अंदर एक फार्मर था। तो उसने जब देखा कि वेल के अंदर पानी का, कुएं के अंदर पानी का लेवल डाउन हो रहा है और एक तरीके से लो टाइड सडनली अपीयर हो रहा है, तो उसने रातों रात क्या किया कि जो राइस का रेजिड्यू था उसको जला करके लोगों को इकट्ठा किया और एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर ले गए। और रात में जब देखा कि बड़ी लहरें उस गांव की तरफ आ रही और फाइनली उसके गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तब से मतलब जो वो रेजिड्यू जलाया था राइस वाला, तब से उसको सैक्रेड मानने लगे कि हाँ इसने हमारी जान बचाई है। ठीक है, और तब से ये एक रिचुअल चलता आ रहा था कि वो इस डे पे या सुनामी ऑब्जर्व अवेयरनेस डे के ऊपर जो है राइस रेजिड्यू को जला के सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल कुछ एस्पेक्ट्स थे बस, बाकी आपको सुनामी के बारे में अच्छे से पता ही है। और इसकी थीम जो है वो क्या है? बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। अब की बार की थीम है ये 2025 वाली, बी सुनामी रेडी। मतलब सुनामी को नहीं बोल रहे, हमें बोल रहे हैं कि सुनामी के लिए आप तत्पर रहें, तैयार रहे, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप अपनी जान बचा सकें और साथ वालों की भी। 53वां शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट जो है स्टार्ट हो गया है। दरअसल ये CSIR द्वारा जो चलाया हुआ एक टूर्नामेंट है, जिसमें जो काफ़ी लैब्स हैं, अराउंड 37 लेबोरेटरी जो है CSI और ऑल ओवर द इंडिया होल्ड करता है, ऑपरेट करता है। तो इनके बीच में जो है एक ये टूर्नामेंट होता है, इंडोर टूर्नामेंट है। और ये इसका नाम जो है टूर्नामेंट का डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के ऊपर रखा गया है, जो कि फाउंडर डायरेक्टर थे CSIR के। स्टार्ट हुआ था ये 1970s से, और एक तरीके से जो फेलोशिप और फिटनेस को प्रमोट करता है जो CSIR का स्टाफ है उसके बीच में। अब की बार जो होस्ट कर रहा है वो है CSIR CIMFR धनबाद, जो लेबोरेटरी उसको होस्ट कर रही है। और ये सेकंड टाइम हिस्ट्री के अंदर ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, आप बहुत सारी रैंकिंग देखते होंगे इंस्टीट्यूशंस की, जैसे NIRF की रैंकिंग रिलीज हुई थी पीछे, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडिया का। या फिर आपने वर्ल्ड का भी देखा था, मैंने आपको कवर भी करवाया था वो। ठीक है, उसके अंदर बताया गया था कि इंडिया का बेंगलुरु का जो IISc है वही जो 250 के बेंचमार्क के अंदर उसने जगह बनाई है पहली बार।
तो एशिया का देख लेते हैं जो क्या हुआ। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की क्या कहती है कि 7 जो इंडियन यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 के अंदर उन्होंने जगह बना ली है, जिसमें आईआईटी दिल्ली जो है लीड कर रही है। आईआईटी दिल्ली टॉप परफॉर्मर है 59th रैंक के साथ, स्कोर है इसका 78.6। ये दोनों ही याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सिरफिरा जो एग्जामिनर होगा आपसे रैंक पूछ लेगा, लेकिन आपको आईआईटी दिल्ली टॉप में दिखानी है, ठीक है। उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर है जो कि 64th रैंक के ऊपर है, एक्सीलेंस और साइटेशन पर फैकल्टी अच्छी दिखती है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो पहली बार टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बना पाई है, और टॉप में जो एशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, ठीक है, 2026 की रैंकिंग के अंदर। चलिए उसके बाद न्यूज़ आती है कि ऑपरेशन चतरू क्या है, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें 5 तारीख को ही एक न्यूज़ मिली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके थ्रू आर्मी को, कि कुछ इंसर्जेंसी वहाँ होने वाली है, कुछ आतंकवाद की ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो उसको मतलब डिटेर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन चतरू। अभी ये चल ही रहा है, कंडक्ट करवाया जा रहा है ज्वाइंटली बाय किसके, आर्मी के द्वारा, और जो वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है उसके द्वारा। जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ये चेनाब वैली के अंदर लाई करती है, ठीक है। ये न्यूज़ थी। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ये क्या है, जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो एक इंटरनेशनल ब्लॉक है, 38 के अराउंड कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट मेंबर हैं, ठीक है। उसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, जो ये बताती है कि रिसेंटली 2024 में जो ओईसीडी कंट्री के अंदर माइग्रेशन जो है वो 4% कम हो गया है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, किससे रिलेटेड है और कौन जो है रिलीज करता है, दैट्स वाई मैंने आपको ये बता दिया। बाद में आता है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2025। ये क्या है, ये आपको बताता है, सोफा जो रिपोर्ट है जो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि यूएन की FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की जो एक बॉडी है वो रिलीज करती है इसको। ये बताती है कि जो ग्लोबल क्राइसिस है ह्यूमन ड्रिवन लैंड डिग्रेडेशन का, वो डे बाय डे जो है बहुत ख़राब होता चला जा रहा है, मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में जो फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम रिलिजेंस की जो है काफ़ी दिक्कतें सामना जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। मतलब रिसेंटली देखिए आप, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे फूड की भी किल्लत है। कल परसों मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाई, उसमें पता चला कि बर्थ रेट जो है वो जनरेशनल रिप्लेसमेंट के काबिल नहीं रहा। मतलब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहे हम कि कहीं यूएन की जो रेड लिस्ट है वो बाकी स्पीसीज को बचाने में लगी रहे, और लोग अंदर से तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, बाहर से फिजिकली भी वाइप आउट हो जाए और पता ही ना चले। पर्पज़ इसका मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एक अनसस्टेनेबल फार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन वगैरह होती है, और ग्रेजिंग वगैरह होती है, जिसमें लैंड प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसको एसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पंपादम शोला नेशनल पार्क, ये इस न्यूज़ में क्यों है? पंपादम शोला नेशनल पार्क जिसके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन वाइटल प्लांटेशन जो कि एक इन्वेजिव प्लांट की स्पीसीज़ है, उसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी ख़राब था काफ़ी टाइम से, वो अब रिसेंटली आप देखोगे कि सुधर गया है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। तो आपको बस ये याद रखना है कि पंपादम शोला नेशनल पार्क जो है वो अभी ठीक परिस्थिति में है भाई। चलिए, ये केरला में है और केरला का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है पंपादम शोला नेशनल पार्क। द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनोग्रेट किया है, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव को, कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और वहाँ पे 1 लाख करोड़ की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड को जो है जो लॉन्च किया है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट R&D प्रोजेक्ट को बूस्ट किया जा सके, जिसमें आप बाइफर्केशन देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे एलोकेशन हुआ है। हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसमें से 8.8% लगने वाला, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर 4.5% लगभग, स्टेट सेक्टर के अंदर
6.5% लगभग। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा एक ह्यूज अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। प्रवासी परिचय 2025 ये क्या है? जो रियाद के अंदर जो एम्बेसी है इंडिया की, वो इस दिवस को मनाती है, प्रवासी परिचय दिवस को। और अब की बार जो है 3rd एडिशन था इसका। गीता महोत्सव एक म्यूजिकल जो ओपनिंग के साथ इसको सेलिब्रेट किया गया अब की बार। ये एक एनुअल डायस्पोरा कल्चरल फेस्टिवल है जो कि इंडियन एम्बेसी रियाद के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करती है। और किसको मार्क करने के लिए? जो वहाँ का अपना इंडियन डायस्पोरा है उनको, उनका हिस्टोरिकल और कल्चरल और आर्टिस्टिक, लिंग्विस्टिक और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को एग्जिबिट करने के लिए। ठीक है, और मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइज हमारे द्वारा करवाया जाता है और कोलैबोरेशन में इसमें हमारा इंडियन डायस्पोरा की एसोसिएशंस होती हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है सऊदी अरेबिया के, वो भी इसमें साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये बस आप याद रखें हैं कि ये प्रवासी परिचय दिवस क्या है और कैसे, प्रवासी परिचय 2025 क्या है और कैसे ऑर्गेनाइज होता है। चलिए, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025, ये भी एक रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है वो जारी करता है। इसमें जो अमूल है, जिसको हम बोल सकते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसने नंबर 1 की रैंकिंग जो है हासिल की है। और किसके बेस पे? GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, बाद में देखें कि ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 है क्या? ये एक तरीके का एनुअल रिसर्च रिपोर्ट है जो कि एनालाइज करता है इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट किस चीज़ का। सबसे बड़े जो कोऑपरेटिव और म्यूचुअल हाईलाइटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनका इम्पैक्ट क्या है, कि कितनी इंक्लूसिविटी के साथ और सस्टेनेबिलिटी के साथ वो डेवलप कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर के अंदर चीज़ों को। ठीक है, पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ये जॉइंटली पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और जो कि हेडक्वार्टर जिसका कहाँ है? ब्रुसेल के अंदर, बेल्जियम की राजधानी है जो कि। ठीक है, वहाँ से ये पब्लिश किया जाता है। और किसकी पार्टनरशिप के साथ? यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज के कोऑपरेशन के साथ। फर्स्ट एडिशन इसका देखा जाए तो वो 2012 के अंदर देखने को मिला था, और तब से एनुअली जो है ये कंपाइल किया जाता है, और लगभग दशकों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और ये आज की कुछ न्यूज़ थी, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। आज की न्यूज़ में रिपोर्ट्स वगैरह ज़्यादा थी, वो मैंने इसलिए आपको दिखाई कि पहली बात तो वो न्यूज़ में थी, और दूसरा कई बार पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट किस एजेंसी द्वारा रिलीज़ होती है, इसमें हमारा क्या स्टेटस रहा है। या फिर जैसे अब ये अमूल वाला रैंकिंग पूछ लिया कि अमूल की क्या रैंकिंग आई है ICA के द्वारा जो वर्ल्ड की जो रिपोर्ट जारी हुई है। तो लाइकवाइज दो कहीं से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। मेरे को कोई रिस्क नहीं मांगता, इसलिए मैं इसके अंदर कंपाइल करके लेके आया, और आपसे उम्मीद इतनी है कि आप इसको रिवाइज करेंगे टाइमली। और थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वाचिंग अस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर जो हम लेके आएंगे, उनको सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।